इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा सीएम ने कैबिनेट बैठक के बाद की प्रेस वार्ता। 1984 के सिख विरोधी दंगों का किया सीएम ने जिक्र, कहा प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को देंगे रोजगार। छपरा में राजद नेता खेसारी लाल यादव ने अपने मंदिर अस्पताल वाले बयान पर दी सफाई, कहा क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं, मंदिर बनवाकर कितने बच्चों को भविष्य किया तय। बिहार में एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी के छोटे भाई की तरह काम कर रहे तेजस्वी अपनी नफरत का कर रहे इंतजार। तापी जिले के खोड़तलाव गांव में बरसात से फसलों को नुकसान, कृषि मंत्री जीतू भाई बगानी ने फसल क्षति की ली जानकारी, किसानों को मंत्री ने दिया हर मदद का आश्वासन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कैबिनेट में हमारे 12 आधिकारिक और 2 अनौपचारिक एजेंडे पेश किए गए। हम सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने का फैसला किया। मैंने विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। मानसून सत्र के दौरान मैंने कहा था कि हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ऐसे प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करेंगे। कैबिनेट ने फैसला किया है कि भले ही 1984 के दंगे के दौरान किसी की मृत्यु हरियाणा के बाहर हुई हो, उनकी आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। आज कैबिनेट में 12 हमारे ऑफिशियली और 2 अनऑफिशियली एजेंडे आज इसमें आए हैं। एक एजेंडा विड्रॉ किया गया, जिसमें सबसे पहले जो 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को हमने नौकरी देने की, एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई,
आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाए। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। वहीं पर हमने स्वामित्व योजना और ड्रोन जो आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को स्वामित्व अधिकार पत्र और ड्रोन आधारित सर्वेक्षणों के परिणामों को कानूनी आधार प्रदान करने का निर्णय भी किया है। इस संबंध में आज बैठक में एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इससे आबादी देय क्षेत्रों में कब्जा धारकों को ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर स्वामित्व अधिकार प्रदान होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी मान्यता भी प्रदान होगी। इससे लोग बैंक ऋण सहित गांव के अंदर, क्योंकि इस प्रकार की बातें आती थी कि हमारे नाम नहीं हो रहा, लोग बैंक ऋण सहित अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ भी वो उठा सकें। छपरा में राजद नेता खेसारी लाल यादव ने अपने मंदिर अस्पताल वाले बयान पर कहा कि मेरे कहने का मतलब ये था कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, लेकिन क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि आप बिहार में 200 मंदिर बनवाएं और दिखाएं कि आपने इसके जरिए कितने बच्चों का भविष्य तय किया है। भगवान हमारे दिल और भक्ति में बसते हैं, मंदिरों में तो बस एक मूर्ति होती है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं। मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई, आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया। 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं, हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पे चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरियाद लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। माने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है।
पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत, मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं और राजनीति का ये पता नहीं है, बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया की यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। और मैं आज गरीब का बच्चा होकर लिट्टी चोखा बेचकर लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके भी मैं अपने आप को स्टार बनाया ना, तो मेरे अंदर हुनर है, मेरे अंदर क्षमता है कुछ भी बेहतर करने की। तो मैं अपने हुनर से दुनिया बदलूंगा और जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को बदलूंगा मैं अपने हुनर से, अपनी ताकत से। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो चुनावी में है, ये बातें होती रहेगी, बट इस बातों में जनता का कितना भला है। मैं उन पे कुछ बोलूंगा, वो मुझ पे कुछ बोलेंगे, इससे जनता को क्या लेना देना है? जनता को बेहतर सरकार चाहिए, बेहतर रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर अस्पताल चाहिए। जनता को इससे लेना देना है। तो आप लोग सवाल खेसारी पे उनसे मत पूछिए, उनसे सवाल पूछिए कि जिस सरकार के लिए आप वोट मांगने आए हो उस सरकार ने 20 साल में क्या किया है, ये हमें सिर्फ बता दीजिए। आप हमेशा जंगल राज की बात करते हो, 20 साल बीत गया, जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ था आज सोचिए उसके मन में भी आपने जंगल राज डाल दिया। और इन नेताओं ने इतना जंगल राज बोल दिया कि बाहर के व्यापारी बिहार में आने से आज भी डरते हैं। छोड़िए ना, आप अब तो बुला देते, अभी तो जंगल राज नहीं है आपके हिसाब से, तो ये कौन सा मंगल राज है? तो ये जीते जी आपको नरक देंगे और मरने के बाद गोरखपुर में स्वर्ग की सीढ़ी लगा देंगे, हर हर महादेव करके जल जाओ। यही इनका फंडा है और उसी पे इनका चुनाव है। मत करिए, मैं कहता हूं कि मुद्दे की बात करिए आप। लोगों की भला कहाँ है? मेरा, रवि भैया का या मनोज भैया का, दिनेश भैया का या सम्राट चौधरी जी का या पवन जी का, बातों के विवाद से ना जनता का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जनता का विकास नहीं छुपा है। ये बातें होगी, हम एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगे लड़ने के लिए, जीतने के लिए, मरने के लिए, लेकिन इसमें जनता का इतना फायदा नहीं है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि आप लोग भी सवाल करो तो मुद्दे की बात करो। पवन जी ने खेसारी को क्या बोला, दिनेश जी ने खेसारी को क्या बोला, खेसारी ने उनको क्या बोला, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा संभलो, इस बात पे संभलो कि आपको सवाल क्या करना है। हमारा और उनका विवाद से जनता का भला नहीं होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब कि जनता की जो व्यवस्था है उस पर बात करिए, आप जनता की भलाई के लिए बात करिए। आप हमारे उनके मुद्दे को ना ऊपर मत करिए और उसको बढ़ावा बिल्कुल मत दीजिए। जो बेहतर काम करता है उसको चुनिए। आज बिहार के सबसे ज्यादा राजनीति खराब क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ लोग, यहाँ हर जात का एक नेता बना हुआ है, हर जात का एक नेता। तो जब आप जात का नेता ढूंढोगे तो आप विकास कैसे करोगे? एक बेहतर इंसान को चुनिए। बेहतर इंसान होगा, वो किसी जाति का है, उसका मोटो बेहतर है, उसकी सोच बेहतर है, तो आपके लिए बेहतर करेगा। और मुझे लगता है नेता तो अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, वो किस जात के थे? आज अटल बिहारी वाजपेयी को कोई जात से बुलाता है क्या? भीमराव अंबेडकर को कोई जात से बुलाता है क्या? उनके काम को देखा जाता है। अब्दुल कलाम जी किस जाति से हर आदमी आदर्श मानता है ना। तो यार काम बेहतर करो ना। करने वाले के लिए ना बहुत काम है, नहीं करने वालों के लिए, करने वाले तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेते हैं भाई, 5 लाख लेके मर्डर कर देते हैं। तो करने वालों के पास के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के लिए ना कुछ काम नहीं है। तो ये कोई विषय नहीं है। उनसे जब भी सवाल करिए खेसारी पे मत करिए, और मेरे से भी सवाल करिए तो किसी स्टार और किसी नेता के लिए मत करिए। काम की बात करिए कि जनता का भलाई किस में है। हम शायद उस मुद्दा पे बात करेंगे तो उसमें जनता का भी भलाई होगा। थैंक यू सो मच। बिहार के कटिहार में AIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ओवैसी और उनकी पार्टी चरमपंथी है। तेजस्वी राजद और गठबंधन की नजर में जो भी नमाजी है, कुरान पढ़ता है, रोजा रखता है, अपने बच्चों को मदरसे में भेजता है, वह चरमपंथी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी PM मोदी के छोटे भाई की तरह काम कर रहे हैं और अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो
चरमपंथी है, जो जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है, जिस हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है, जो उसके बाप लालू के सामने आकर खड़ा है। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई भी अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है, तो बताओ बरारी की जनता, क्या आप चलो तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है, जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना पकड़े, मगर याद रख, असदुद्दीन अवैसी 5 मरतबा का सांसद है, मैं 5 मरतबा का सांसद हूँ, 2 मरतबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूँ। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। गुजरात में कृषि मंत्री जीतू भाई बगानी ने तापी जिले में खोड़तलाव गांव में फसल क्षति की जानकारी ली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसानों के साथ खड़ी है। पूरे राज्य में पंच रोजगार सर्वेक्षण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हमारा ये प्रयास है कि रिपोर्ट जल्द ही बनकर सरकार को सौंपी जाए और किसानों को फिर से घर बसाने में मदद मिले। कृषि मंत्री ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता का भी आश्वासन दिया। ભૂપેન્દ્રભાઈના દિશા નિર્દેશ પ્રમાણે હું માની નરેશભાઈ અને રમેશભાઈ કટારા અમારા સાથી મંત્રીશ્રીઓ સાથે અહીંયા ખોડ તળાવ વ્યારા તાલુકા તાપી આદિવાસી વિસ્તારની અંદર જે પ્રકારે કમોસમી વરસાદ જવલ્લે થતો હોય છે અહીંના ખેડૂતોએ પણ કહ્યું, આપણે પણ સાંભળ્યું, 70 વર્ષના વડીલને પણ ખબર નથી કે આ પ્રકારનો કમોસમી વરસાદ કોઈ માવઠું નથી, માવઠું ક્ષણિક હોય। 10-15 દિવસ સુધી વરસાદ થયો છે ત્યારે અનેક મુશ્કેલી એ ખેડૂતના ખેતરમાં થાય છે। સ્વાભાવિક છે, એમની સાથે ચર્ચાઓ કરી છે। આજે મને મુખ્યમંત્રી ગીર સોમનાથ ને જુનાગઢ ગયા છે। હું માની મુખ્યમંત્રી છે જે પ્રકારે ઇનિશિયેટિવ લીધું છે ને જે પ્રકારે પંચ રોજ કામ કરીને અહેવાલો મંગાવ્યા છે, એ કદાચ પહેલી વખત વ્યાપક રીતે આટલું બધી તારાજી થઈ હોય વરસાદના કારણે, એવું પણ પહેલી વખત બન્યું છે। કદાચ દેશમાં અન્ય ભાગમાં પણ આ પ્રકારની વ્યાપકતા નહીં હોય। એને સમજીને, નુકસાનને સમજીને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અમારા વિભાગને સૂચનાઓ આપી છે। નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ પણ માર્ગદર્શન કરી રહ્યા છે। એ પ્રમાણે ખેડૂતોની વહારે રાજ્યની ભાજપની સરકાર છે અને એ બેઠો થાય, માનસિક રીતે બેઠો થાય અને ફરી એના ખેતરમાં ખુશહાલી મળે, ખુશહાલથી કામ કરે, એના માટે રાજ્યની સરકાર ખૂબ ઝડપથી માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈના માર્ગદર્શન નીચે આગળ વધશે। હું આશ્વસ્ત કરું છું તમામ ખેડૂતોને કે આપણી મુશ્કેલી અમારી મુશ્કેલી છે, આપની તકલીફ એ અમારી તકલીફ છે। અમે સમજીએ છીએ કે ખેડૂત અત્યારે ખરા અર્થમાં મોલાટ લેવાનો સમય હોય ત્યારે મુજરાઈ જાય, જેમ દીકરો મોટો થાય અને જુવાન થાય અને જતો રહે, એ પ્રકારની સ્થિતિ એ રાજ્યની સરકાર સમજે છે। ક્યાંય પણ રાજનીતિ કર્યા વગર સકારાત્મક રીતે રાજ્યની સરકાર એ પોઝિટિવનેસથી ખેડૂતોની પડખે ઊભી રહેવાની છે। અને આ સમય એવો છે કે બધું બાજુ મૂકીને આપણે સૌ સાથે મળીને
ખેડૂત કેમ ફરી વખત બેઠો થાય. એના માટે સામૂહિક પ્રયાસ કરીએ તો મને એવું લાગે છે કે ખેડૂતનું જીવન એ પુનઃ ખુશાલ થશે. ચેતન ગરાસિયા, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી તાપી. ઓક્ટોબર 2025 માસના છેલ્લા અઠવાડિયામાં તારીખ 23/10 થી લઈને 31/10 દરમિયાન જિલ્લામાં થયેલ કમોસમી વરસાદથી અત્રેના જિલ્લામાં મુખ્યત્વે ડાંગર, કપાસ, સોયાબીન, શાકભાજી, જુવાર જેવા પાકોની અંદર પાક નુકસાની થયેલ છે. અત્રેના જિલ્લાના કુલ 518 ગામોમાં તમામ ગામોની અંદર પાક નુકસાની જોવા મળેલ છે. અત્રેના જિલ્લામાં કુલ 1,01,000 હેક્ટર જેટલો અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર જોવા મળેલ છે, જેના સર્વે માટે કુલ 128 જેટલી ટીમો સર્વેની કામગીરી હાલ કરી રહેલ છે. ગઈકાલ સુધીમાં 22,000 હેક્ટર જેટલા વિસ્તારની અંદર સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. સાથે સાથે જિલ્લામાં અસરગ્રસ્ત થયેલ તમામ ગામોની અંદર નુકસાનીના પ્રાથમિક સર્વે માટે દરેક ગામમાંથી પંચ રોજકામ કરવાની કામગીરી પણ ચાલુ છે, જે આજે પૂરી થઈ જશે. સર્વેની કામગીરી તેમજ પંચ રોજકામની કામગીરી પૂર્ણ થયેથી નુકસાની અંગેનો વિગતવાર અહેવાલ સરકારશ્રીમાં મોકલી આપવામાં આવશે અને સરકારશ્રીમાંથી સહાય ચૂકવણા અંગે જે પ્રમાણે માર્ગદર્શક સૂચનાઓ મળશે એ પ્રમાણે અત્રેથી ખેડૂતોને સહાય ચૂકવણા અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. चुरिया के छुरिया डोंगरी में सांसद संतोष पांडे ने 10 लाख रुपए की लागत से कलामंच से कक्ष निर्माण और सीसी सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति दी है। इसके अवसर पर जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने विकास और उन्नति के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। अकोला के ओपन एयर थिएटर में लहफूज ए निजाम कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हजरत खालिद सैफुल्ला रहमानी और उपाध्यक्ष हजरत उब्दे-उल्लाह खान अजामी शामिल हुए। इस अवसर पर समाज सेवक अब्दुल सलाम और वंचित बहुजन अखाड़ी के युवा नेता शाहिद खान ने हजरत खालिद सैफुल्ला रहमानी से मुलाकात की और उन्हें एक वेंटर भेंट किया, जिस पर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश था। इस मुलाकात में समाज के हित में जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शरीयत बचाने के लिए हम रोड पर आ गए, मगर घर से शरीयत गायब है। वक्त का कानून बचाने के लिए हम रोड पर आ गए, मगर वक्त की मिल्कियत की चोरी हमारे वजूद का एक हिस्सा बन गई। हम जब तक अपनी खराबियों पे नजर नहीं डालेंगे, खूबियों का दरवाजा हमारे सामने कभी नहीं खुल सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ की क्या नसीहतें है, जो मसाजिद है, मदरसे है, उनके लिए किस तरह से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करना चाहिए, किस तरह की तैयारी करना चाहिए, जो सरकार की रणनीति है उसके हिसाब से? देखिए, जो हालात आज है वो कुछ नए नहीं। मुसलमान तो इसको 1857 से इसका सामना कर रहे हैं, और ये जो RSS है ये तो आज़ादी से पहले से सरगर्म हो रही थी। ये है कि 2014 के बाद उसको ज़्यादा ताकत हासिल हो गई, लेकिन मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम पूरी कुव्वत के साथ अपने दीन पर, अपने कल्चर पर कायम रहेंगे। कोई कानून बन जाए, लोग कुछ कहें, हम अपने तरीक़ाकार को, अपने धर्म की तालीमात को हम छोड़ने वाले नहीं। मुसलमानों के लिए यही पैगाम है कि वो जो हमारे हमवतन भाई हैं, खासकर हमारे हिंदू भाई, उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा व्यवहार करें, भाईचारा कायम करें और पूरी कुव्वत के साथ अपने दीन पर कायम रहें। के मामले में न हम उनके मजहब के मामले में कोई दखल दें और न अपने मजहब के मामले में उनकी दखल अंदाजी को कबूल करें। ये हम लोगों का तसव्वुर है और इसी की मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ। अब रह गया इस पर जो वक्फ का मसला है, और मस्जिद है, मदरसे हैं, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें भी कायम रहेंगी, मदरसे भी कायम रहेंगे और मदरसे बनेंगे और मस्जिदें तामीर होंगी। अलबत्ता हमको हर काम कानून के दायरे में करना चाहिए। हम नई मस्जिद बनाएं, परमिशन लेकर बनाएं, और जो मस्जिदें हमारी पहले से हैं अगर वो वक्फ है
तो उम्मीद पोर्टल में हमें उसका इंतजार करना चाहिए। और अगर कहीं वक्फ में रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किल हो तो फिर ट्रस्ट बनाकर मस्जिद की ज़मीन और मस्जिद की जो अमलाक हैं वो ट्रस्ट को देना चाहिए, और ट्रस्ट में ये शर्त आयद करनी चाहिए कि इसको हमेशा इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसको बेचा नहीं जाएगा, और ये हमेशा इसी काम में, मस्जिद और मदरसे के काम में इस्तेमाल होंगे। तो ये हमें करना चाहिए, और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है और सोने की भी गुंजाइश नहीं है। घबराना नहीं है, पूरी साबित कदमी के साथ हालात का मुकाबला करना है। सोना और गाफिल भी नहीं होना है, पूरी बेदार मगज़ी के साथ मसाइल को हल करना और उसको आगे बढ़ाना है। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एमपी के चिल्ड्रंस पैराडाइज स्कूल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने गीत, शायरी और भाषण में अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखाई और दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के मध्य प्रदेश से संबंधित गीतों और शायरी प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें अनेक बच्चों ने भाग लिया। भाषण प्रतियोगिता में भी बच्चों ने उत्साह और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति दी। विद्यालय की शिक्षिका रिया विश्वकर्मा ने भी गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के समापन पर प्राचार्य एस.के. साहू ने कहा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस दिन बच्चों से इतनी शानदार प्रस्तुति मिलेगी। उन्होंने सभी बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम देश और मध्य प्रदेश की जय जयकार के साथ समाप्त हुआ। इस अवसर पर सभी बच्चों को गिफ्ट वितरित किए गए। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।